जी, तो कहाँ थे लास्ट टाइम? सर फिफ्थ स्लाइड हमने स्टार्ट की थी, लेकिन आपने फोर्थ और फिफ्थ स्लाइड दी नहीं है हमें। मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सर स्ट्रेटजीज तक यहाँ तक डिस्कस हुआ था आई थिंक। जी सर। सर ये भी हो गया था। ओके जी, इसको रिव्यू कौन कराएगा जल्दी से? ये दो स्लाइड्स को जल्दी से कौन रिव्यू करवाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर कहना है। कौन है ये? हाँ बेटा बोलो। सर आपने बताया था कि प्लानिंग में हमारे पास 3 टाइप की होती है, एक स्ट्रेटेजिक, एक ऑप्शनल और एक टेक्टिकल। इसमें हमारे पास स्ट्रेटेजिक में हमारे पास प्रोडक्शन, फाइनेंशियल, एचआरएम और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स के बारे में बात की जाती है। और स्मॉल स्केल बिजनेस पर हमारे पास जो है प्लानिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि वो डेली रूटीन में जो एंटरप्रेन्योर या फिर बिजनेस पर्सन होता है वो इतना बिजी होता है कि वो अपने बेनिफिट के लिए नहीं सोच सकता। और स्ट्रेटेजीज में आपने ये बताया था कि हमें अपने फोकस डाइवर्सिफाई करना चाहिए, अपने फोकस को, अपने विजन को चेंज करना चाहिए, अपना विजन, ताकि फिर जो है हम अपने बिजनेस में ना प्रॉफिट अर्न करने के लिए अवेयरनेस पैदा कर सके कस्टमर के अंदर, ताकि फिर जो है हमारा जो बिजनेस है ना वो फ्लरिश कर सके। ठीक है, और कोई इनके अलावा? हाँ बेटा, इनके अलावा कोई और? सर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में एक्चुअली मैनेजमेंट की बात होती है कि किस तरीके से हर चीज लेके चली आएगी, और क्या प्लान्स होंगे, क्या मिशन होंगे, क्या शॉर्ट टर्म गोल्स होंगे और लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे। लेकिन मोस्टली स्मॉल बिजनेस में इसे निगलेक्ट किया जाता है, इसलिए कि या तो उन्हें इतनी नॉलेज नहीं होती है, और या तो उन्हें पता नहीं होता है कि स्ट्रेटेजिक प्लान की इम्पोर्टेंस क्या है और नीड क्या है। ठीक है, एनीवन एल्स? जी, इनके अलावा? हाँ बेटा, इनके अलावा कोई और? हाँ जी बिलाल, आवाज आ रही है? लास्ट टाइम आप थे क्लास में? नो सर, मैं नहीं था लास्ट टाइम क्लास में। अच्छा, और कौन है नीचे? सुमामा का तो माइक नहीं है। शिजा, आवाज आ रही है बेटा? थी लास्ट टाइम आप क्लास में? नहीं सर, मैं क्लास में नहीं थी। अच्छा, आप भी नहीं थी, ठीक है। मलाइका, आप थी क्लास में? जी सर। हाँ सर, बताइए तो सही, ये है क्या? सर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो होती है वो अपने
आपका जो फोकस होता है उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए होती है और आपका जो विजन होता है उसको चेंज करने के लिए होती है। पर एक सेकंड ये बताइए, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, वाई भाई एक अच्छा खासा एक डायरेक्शन में आपका बिजनेस जा रहा है, आपका एक सर्टेन गोल है, आपका एक सर्टेन प्लान है, आप बिलावजह क्यों उसको छेड़ रहे हो या अपना फोकस क्यों चेंज कर रहे हो? जरूरत क्या है इसकी? तो चल रहा है उसको चलने दो। मैं बताऊँ? सर जब मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाता है ना और जब कस्टमर उस चीज के लिए वेल इन्फॉर्म्ड हो जाता है तो फिर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी पड़ती है। अच्छा ठीक है, अभी किसने कहा था मैं आपका जो बताऊं? विजन होता है उसको चेंज करना पड़ता है। ओके ओके, सर मैंने कहा था। हाँ बताओ, हाँ बताओ बेटा। सर हमें प्लानिंग मतलब ये सब चेंजेस इसलिए लाना पड़ती हैं क्योंकि कस्टमर अवेयर हो जाता है हर चीज़ के लिहाज से और उसे पता चल जाता है कि मार्केट किस तरीके से मतलब मार्केट में क्या चल रहा है। और जब हमारे पास शॉप या बिजनेसमैन को यही नहीं पता होगा कि मार्केट में किस तरह की अवेयरनेस क्रिएट हो गई है, किस तरीके के न्यू प्रोडक्ट आ गए हैं, तो बहुत जल्दी जो है उसका कॉम्पिटिटर आके उसको स्विच मतलब उसको मार्केट से आउट कर देगा। इसलिए हमें मार्केट के साथ चलने के लिए अपने विजन को चेंज करना पड़ता है और उसके लिए हमें मिशन को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, ठीक हो गया। देखिए इसके लिए बेसिक जो क्राइटेरिया होता है या बेसिक इसका जो आंसर है वो ये है कि भाई आपका एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है, ठीक है, उसकी एक लिमिट है। फॉर एग्जांपल आप उस मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाते हैं, मजीद उसमें आप कुछ एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, मजीद आप उसमें कुछ तजर्बात नहीं करना चाहते, तो आप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाते हो। ठीक हो गया। जब आप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाते हो, आप इंटीग्रेशन की तरफ जाते हो। इंटीग्रेशन पढ़ा है इससे पहले कभी? बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन? सर एंटरप्रेन्योरशिप में पढ़ा था। हाँ बताओ क्या चीज़ है, फिर मैं आगे बढ़ाऊँ आपको। सर आप बता दें, इतना क्लियर याद नहीं है। सर शायद इंटीग्रेशन में ये था, इंटीग्रेशन का पता है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में आप अलग अलग फील्ड्स में जाते हैं। ठीक है, और वर्टिकल में? चलो हाँ, अभी कौन कह रहा था? सर मैं कह रही थी हाँ सर बोलो बेटा। इंटीग्रेशन में ना ये था कि अगर आपका मतलब कोई एक बिजनेस है तो आप उस बिजनेस से रिलेट जो आप रॉ मटेरियल वगैरह ले रहे हो तो आप उसके सब यूनिट्स परचेज कर लेते हैं और मतलब ये वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन थी। और जिस तरीके से आप आगे ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हो तो उसकी भी मतलब आप अपने हाथ में उसका कंट्रोल ले लेना एंड ऑल। ठीक है, बट सही है, सही कहा। मैं उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक हो गया, ठीक है, यू नीड टू हैव सम रॉ मटेरियल। तो वो रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? देयर आर टू डिफरेंट ऑप्शन, इधर यू परचेज इट और यू प्रोड्यूस इट। दो में से कोई एक ऑप्शन आप ऑप्ट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आप डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट जूसेस का बिजनेस कर रहे हो, डिफरेंट टाइप ऑफ टायर्स का बिजनेस कर रहे हो, डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर्स का बिजनेस कर रहे हो, प्रिंटिंग का बिजनेस कर रहे हो, तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप या तो बाहर से पेपर खरीदो और उसके बाद उस पर प्रिंटिंग करो, और सेकंड ऑप्शन ये है कि आप खुद पेपर प्रोड्यूस करना शुरू कर दो। ठीक है, इसी तरह आपकी एक टेक्सटाइल मिल है फॉर एग्जांपल, आप उसके लिए कॉटन खरीदोगे फॉर श्योर। तो आपके पास एक तो ऑप्शन ये कि आप कॉटन परचेज करो, दूसरा ऑप्शन ये कि आप उस कॉटन को प्रोड्यूस कराएं, यानी कि आप ज़मीन खरीदो, एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर लो, खुद कॉटन उगाओ। फ़ायदा डेफिनेटली अपने खुद प्रोडक्शन में होता है, बट इट रिक्वायर्स मैन पावर, इट रिक्वायर्स टाइम। तो आप कहते हो भाई चूँकि मेरी प्रोडक्शन है उसका लेवल बहुत ज़्यादा है और डेफिनेटली मैं एक मास को कैटर कर रहा हूँ, तो बजाय इसके कि मैं ख़रीदूँ जो मुझे महंगा पड़ रहा है, मैं खुद बनाना शुरू कर दूँ, मैं खुद एग्रीकल्चर लैंड खरीद लूँ और वहाँ से खुद प्रोड्यूस करना शुरू कर दूँ कॉटन। दैट इज़ कॉल्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन। मेरा बिजनेस बढ़ेगा, जहाँ कॉटन मुझे फॉर एग्जांपल मैं पर क्वार्टर में अगर 2 मिलियन की कॉटन परचेज कर रहा हूँ, तो अगर मैं खुद प्रोड्यूस करूँगा तो मुझे वो 1 या 1.5 मिलियन की पड़ेगी, तो सीधा सीधा मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये डाइवर्सिफिकेशन की या ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की एक एग्जांपल हो सकती है। अच्छा, ये तो है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड इसीलिए कहते हैं क्योंकि आप रॉ मटेरियल बैकहैंड से लेकर आते हो।
सेकंड टाइप इज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि यू आर सेलिंग योर ओन प्रोडक्ट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी मिडल मैन और एनी होलसेलर और रिटेलर एक्सेट्रा। तो जब आप अपना प्रोडक्ट खुद बेचते हो तो फ़ायदा ये होता है कि बीच में जहाँ आपने मिडल मैन को इन्वॉल्व किया था उसका उनका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको मिल जाता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं कि जिससे आपको आपका जो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सकता है, आपका बिजनेस ज़्यादा ग्रो कर सकता है। और इसी तरह आपने हो सकता है कभी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो चैनल्स होते हैं। डायरेक्ट चैनल और इंटीग्रेटेड चैनल के अंदर आप अपना प्रोडक्ट खुद बेच रहे होते हो। जैसे आप डिफरेंट स्टोर्स की बाटा की एग्जांपल ले लीजिए, एरोसॉफ्ट की एग्जांपल ले लीजिए, स्टाइलो वगैरह की एग्जांपल ले लीजिए। तो दे सेल देयर ओन प्रोडक्ट। ठीक हो गया, ये किसी और को अपना प्रोडक्ट नहीं देते, ये इंटरमीडिएरी किसी को भी नहीं बनाते। बाटा का प्रोडक्ट हमेशा बाटा पे मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा तो चांसेस यही है कि वो ओरिजिनल नहीं होगा। बहुत कम, 1 या 2 शॉप्स मैंने ऐसी देखी जहाँ बाटा का प्रोडक्ट है और मुझे वो बज़ाहिर ओरिजिनल लग रहा था। तो that is called forward integration when you are selling your own product at your own outlet। सर आप फैक्ट्री आउटलेट्स देखते हैं ना, डिफरेंट गारमेंट्स की जो फैक्ट्री कंपनीज होती हैं वो अपने फैक्ट्री आउटलेट्स ओपन करती हैं। तो फैक्ट्री आउटलेट्स का पर्पस यही होता है कि आप अपना प्रोडक्ट खुद बेचते हो, वो कंपैरेटिवली लेसर प्राइस में मिल जाता है आपको एज कम्पेयर टू मार्केट। क्योंकि लाजमी बात है मार्केट में आप उसको बेचोगे तो लाजमी बात है रिटेलर भी अपना प्रॉफिट मार्जिन रखेगा, ब्रोकर होगा, इंपोर्टर होगा, होलसेलर होगा, एजेंट होगा, कोई भी मिडिलमैन होगा वो अपना प्रॉफिट रखेगा और आपको उसको कम प्राइस पे ही बेचना पड़ेगा। ये एक बेनिफिट होता है कि आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है। ठीक है, आप डिफरेंट एरियाज के अंदर जो है वो अपना बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। आप डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ जो है ना कांटेक्ट कर सकते हो, आपको पता चल सकता है कंज्यूमर कौन सी चीज़ किस तरह क्यों डिमांड कर रहा है, कैसे डिमांड कर रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं। इसी तरह मार्केट का कोई ऐसा एरिया टारगेट करना जो अब तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया हो, ठीक है, अनटच्ड हो अब तक। जैसे मैं आपको अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि जब टेक्नोलॉजी के अंदर, जब इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस के अंदर इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आई थी तो ये बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट था लोगों के लिए। उसके लिए मैंने आपसे कहा था कि पहले लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत थी, उसकी मार्केट प्राइस भी उस वक्त हायर थी और आहिस्ता आहिस्ता वो प्राइस नीचे आते गए। तो किसी ऐसे अनटच मार्केट को एक्सप्लोर करना कि उससे पहले किसी ने उसको नहीं देखा हो, उससे पहले उस मार्केट को किसी ने एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं की हो, या उस वैक्यूम को किसी ने आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं की हो, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप डिमांड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर आप नीड क्रिएट कर सकते हैं या नीड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नॉर्मली नीड आइडेंटिफाई होती है, क्रिएट नहीं होती है। नीड होती तो है, मैंने पहले भी शायद आपको बताया होगा, उसको आइडेंटिफाई करना होता है। लोग चाह रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो बयान नहीं कर सकते कि भाई ये चीज़ इस तरह हो सकती है। अगर इस तरह होता तो हर बंदा साइंसदान होता, सीधी सी बात है, ठीक है। तो वो नीड होती ज़रूर है, लेकिन उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि किस तरह से। बिजली की बचत हर कोई बंदा चाहता है, वो बिजली की बचत कैसे होगी, वो डिफरेंट अप्लाइंसेस के जरिए होगी, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से होगी, एनर्जी सेविंग अप्लाइंसेस से होगी, XYZ, ठीक है। इसी तरह मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि जो आप स्लाइड्स पे क्लास के अंदर नॉर्मली प्रोजेक्टर लगा हुआ होता है, इसकी एक पुरानी शक्ल थी, उससे एक पुरानी शक्ल थी। फोटोस्टेट मशीन्स होती थी इसी ज़माने में, फिर वो पाउडर कॉपीज़ पर आ गई। अब वो पाउडर कॉपी या फोटो कॉपी एक ही कंसिडर होती है। तो इस तरह की चीज़ें लोग डिमांड करते हैं और वो डिमांड होती है अपनी जगह पे, ठीक है। क़यामत तक के लिए जितनी भी चीज़ें वो सारी मौजूद ज़रूर हैं, आपको सिर्फ उसमें से आइडेंटिफाई करना होता है। कभी आप साइंसदानों के बारे में पढ़ें, साइंस के बारे में पढ़ें, तो वो क्या कहते हैं, भाई फलां साइंसदान ने ये चीज़ मतलब दरियाफ्त की, उसने कहीं से आइडेंटिफाई की, उसने क्रिएट कुछ नहीं किए। याद रखिएगा, ये क्रिएशन कुछ नहीं होती है, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन होती है। इसलिए मैंने आपको एक दफ़ा शायद बताया हो कि आपका जो माइंड है वो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकता, वो सिर्फ सिग्नल स्केच करता है, सिंपल इज दैट। कभी सोचिएगा इस बारे में, पढ़िएगा, पता चलेगा आपको मज़ीद इसके बारे में कि और माइंड कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग, ठीक है। बस ये याद रखिएगा, वो सिर्फ कैच करता है चीज़ों को, रिसीव करता है सिग्नल्स। इसी तरह नीड को आइडेंटिफाई करना होता है। मेरी नीड है कि मुझे इस वक्त बैठे बैठे दुनिया के किसी दूसरे कोने पे मुझे बैठ के बात करनी है, तो मैं सिंगल क्लिक के ज़रिए कर सकता हूँ, ठीक हो गया। तो आप नीड आइडेंटिफाई करो, ठीक है, और उस नीड के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विस ऑफर कर दो, खत्म हो गई बात। विन विन सिचुएशन है, आप भी जीतेंगे, सामने वाला भी जीतेगा।
ओके जी, देन कम्स द मिशन। अगेन मिशन इज अ टाइप ऑफ प्लान, मैंने आपको पहले भी बताया था शायद। मिशन होता क्या, मिशन वो बेसिकली वो कॉन्क्रीट गाइडलाइन होती है, वो लाइन ऑफ एक्शन होता है जिसको एग्जैक्टली आपने फॉलो करना होता है और वो आपके विजन तक लेके जाता है आपको। ठीक हो गया। तो अगर मिशन क्लियर है, मतलब आपने करना क्या है, आपको ये बात एग्जैक्टली अगर पता है, आपका टारगेट क्या है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आपका प्रोडक्शन टारगेट क्या है, आपका सेल्स टारगेट क्या है, आपका फाइनेंशियल टारगेट क्या है, तो अगर एग्जैक्टली आपको अपने टारगेट्स पता है तो आपके लिए आसानी हो जाती है। और ये उसी सूरत में हो सकता है जब आपको पता हो कि आप मार्केट में किस मार्केट में एंटर हो रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट को आपने ऑफर करना है, किस किस्म की पब्लिक आपने टारगेट करनी है, कौन सा एरिया है, कौन सा एज ग्रुप है, ठीक हो गया, कौन सा जेंडर है जिसको आप टारगेट कर रहे हो। अगर ये बातें आपको पता होंगी इनिशियली बैकएंड के ऊपर, तो आप एक अच्छा प्लान बना सकते हैं। और प्लान हमेशा, मिशन जो होता है याद रखिएगा, वो नंबर्स में होता है, वो क्वांटिटेटिव होता है। उमूमन विजन क्वालिटेटिव होता है और मिशन क्वांटिटेटिव होता है। दैट मीन्स कि आपको कॉन्क्रीट नंबर्स के ऊपर आना पड़ता है। आपने बजट सुना होगा, बजट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लान। ठीक हो गया। मिशन के अंदर आपको बजट्स आइडेंटिफाई करने होते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आपके आने वाला टाइम पे किस तरह से आप कौन सा फाइनेंस कहाँ से अरेंज करेंगे, कितना मैन्युफैक्चरिंग उस फाइनेंस में कितना पोर्शन आपको मैन्युफैक्चरिंग में लगाना है, कितना सेल्स में लगाना है, कितना एक्सपेंसेस में मजीद लगाना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी कितनी होगी, सप्लाई कहाँ से होगी, वगैरह वगैरह। तो एक अच्छा मिशन जो है वो हमेशा नंबर्स आइडेंटिफाई करेगा। इसको लिख लो, कहीं काम आएगा, राइट। हर अच्छे मिशन के अंदर नंबर्स होने चाहिए। अगर नंबर्स नहीं है तो वो एक अच्छा मिशन नहीं है। इस तरह मैंने आपको पहले कहा था कि अगर आप क्वालिटेटिव मिशंस बनाते हैं तो एक तो ये कि उनका एग्जैक्ट अचीव करना मुश्किल होता है, नंबर 2 उसके लिए कंट्रोलिंग भी बहुत मुश्किल होती है। मैं आपसे कहता हूँ कि भाई इस बार मुझे अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट? ठीक है, तो अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट की डेफिनेशन बहुत सारे लोगों के नज़दीक डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, अगर आप सिंपल, आपके पास इस वक्त कोई ना कोई रजिस्टर होगा, कोई पेपर होगा, कोई किताब होगी, आपने ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई किताब ज़रूर देखी होगी। आप नोट करते होंगे कि हर किताब में, कुछ किताब ऐसी होती है उनका पेपर बड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, अब मेरे नज़दीक, मैंने ज़िंदगी में अच्छा पेपर देखा ही नहीं है कभी, तो मेरे नज़दीक वो जो आम कोर्स बुक का जो पेपर है वो सबसे सुपीरियर पेपर है। इसलिए बिकॉज आई डू नॉट नो, मुझे मज़ीद पता ही नहीं है कि यार इससे अच्छा पेपर हो सकता है। तो मेरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने या मेरे जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसने एक पेपर प्रोड्यूस किया, एक किताब बना के दी मुझे। मैंने कहा ये क्या बकवास की है, ये क्या किया है लोगों ने, इसको ये किस क्वालिटी का पेपर प्रोड्यूस किया आपने? तो आप कहेंगे सर आपने कहा था कि बेस्ट ऑफ दी बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए, अच्छे से अच्छा, ये हमारे नज़दीक अच्छे से अच्छा था। तो भाई अच्छे से अच्छा का मतलब ये है कि आप उसके इंग्रेडिएंट के कंटेंट्स तो बताओ। जब आप उसके इंग्रेडिएंट के कंटेंट्स ही नहीं बता रहे हो तो आप उसको हाउ कैन यू डिफाइन इट एज अच्छा? ऑफसेट पेपर होता है, क्रीम पेपर होता है, इम्पोर्टेड पेपर होता है, उसके अंदर कंटेंट्स होते हैं ना। जैसे गारमेंट्स की एग्जांपल होती है कि आप कहते हो भाई अच्छा गारमेंट कौन सा है जिसमें कॉटन का रेशो सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, जो 100% कॉटन है वो सुपीरियर क्वालिटी का कंसिडर होता है। और जिस तरह आप नीचे आते जाते हो तो कॉटन के अंदर उसकी क्वालिटी गिरती है। तो आप कहेंगे भाई मुझे इस बार इस ईद पे जो मार्केट में मुझे कपड़े लॉन्च करने हैं, जो डिज़ाइन लॉन्च करने हैं, जो आर्टिकल लॉन्च करने हैं, वो सुपीरियर क्वालिटी का होना चाहिए। तो मैं अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताऊंगा भाई देखो 90% कॉटन होना उसमें ज़रूरी है, तो वो सुपीरियर बनेगा। तो ये कॉन्क्रीट नंबर्स में आ गया। जब ये नंबर्स में आ गया तो आपको क्वालिटी डिपार्टमेंट में भी आसानी होगी, आपको क्वालिटी कंट्रोल करने में भी आसानी होगी, आपको उसे कंट्रोल करने में भी आसानी होगी, मैन्युफैक्चरिंग के जो टारगेट थे उनको कंट्रोल करने में, फाइनेंशियल टारगेट्स थे उनको कंट्रोल करने में, मार्केटिंग के या सेल्स के टारगेट थे उनको कंट्रोल करने में आसानी होगी। सो मिशन शुड बी इन नंबर्स। ठीक है, अगर नंबर्स में है तो वो मिशन एग्जैक्ट, कॉन्क्रीट और फ्लॉलेस मिशन कंसिडर होगा। ओके जी, देन कम्स दी ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, नॉर्मली ये दोनों मिशन और ऑब्जेक्टिव्स जो है ना एक ही यानी सिनोनिम्स के तौर पे ट्रीट किए जाते हैं। लेकिन अगेन अगर आप तोड़ेंगे ना चीज़ों को, तो मिशन, विजन को आपने तोड़ा मिशन बने, मिशन को आपने तोड़ा ऑब्जेक्टिव्स बने। आप यूँ समझ लीजिए कि एक तो मिशन ये होता है कि आपने अपनी पूरी ओवरऑल बिजनेस का एक मिशन सेट किया था, यू हैव टू इंक्रीज आवर सेल्स बाय 10% दिस ईयर या दिस मंथ। अब ये 10% बढ़ेगी कैसे?
इसके लिए पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करनी पड़ेगी। तो R&D डिपार्टमेंट को आपने एक ऑब्जेक्टिव देना होगा कि पता करो मार्केट में कि इस तरह का प्रोडक्ट अगर अवेलेबल है तो कौन से लोग इसको खरीद रहे हैं और क्यों खरीद रहे हैं, ठीक हो गया। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आपने एक ऑब्जेक्टिव दिया। इसी तरह फाइनेंशियल एस्पेक्ट से अगर बात की जाए तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को आपने एक प्रोजेक्ट दिया, एक ऑब्जेक्टिव दिया कि भाई ज़रा पता करो कि अगर हम इस नए प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं तो उसके लिए कितना फाइनेंस रिक्वायर्ड होगा। सेल्स वालों को आपने ऑब्जेक्टिव दिया कि पता करो कि मार्केट में ये प्रोडक्ट जो हमारा कंपेटिटर है वो किस तरह से और कहाँ कहाँ एक्सप्लोर कर रहा है, वो डिफरेंट मार्केट्स को, कितना प्रॉफिट मार्जिन वो ऑफर कर रहा है डिफरेंट रिटेलर्स वगैरह को या मिडिल मैन को। तो मिशन को फिर तोड़ दीजिए तो वो ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं। मजीद शॉर्टर टर्म्स की तरफ, शॉर्टर टाइम पीरियड की तरफ चले जाए तो आपने एक सर्टेन मिशन देना होता है और उस मिशन के फिर मजीद टुकड़े करने होते हैं और हर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को या हर पर्टिकुलर एरिया में आपने उस ऑब्जेक्टिव को फ्लोट करना होता है और फिर उस ऑब्जेक्टिव के भी मजीद टुकड़े होते हैं। वो कैसे होते हैं, जब आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के अंदर या किसी पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होते हो एज एन एम्प्लॉय, तो आपकी एक सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जिनको जॉब डिस्क्रिप्शन कहा जाता है। मैं चैट पे लिख देता हूँ, आप देख सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन भी कहा जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कहा जाता है, ड्यूटीज भी कहा जाता है। तो ये उसी मिशन के मजीद छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। हाँ, मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे मैंने कहा कि आपकी सेल्स टीम को ये ऑब्जेक्टिव दिया गया, ये टारगेट दिया गया, ये भी पता करो मार्केट से कि कंपेटिटर जो है हमारा, उसके प्रोडक्ट कहाँ कहाँ कौन कौन सी कराची की मार्केट्स में अवेलेबल है और कितना प्रॉफिट मार्जिन ऑफर करता है रिटेलर को। तो आपकी सेल्स टीम में लाजमी बात है 8-10 लोग होंगे पूरे कराची में। अगर टारगेट करना है तो आपको यू नीड टू हैव एटलीस्ट 20%, 20 लोग तो चाहिए कम अज़ कम। तो आप लोग 20 लोगों में डिफरेंट एरियाज डिस्ट्रीब्यूट किए कराची के, उन डिफरेंट एरियाज के डिफरेंट ब्लॉक्स होंगे, वो आपने डिस्ट्रीब्यूट किए जब 20 लोगों में। तो ये ऑब्जेक्टिव के भी छोटे छोटे टुकड़े बने जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी या जॉब डिस्क्रिप्शन ज़्यादा फेमस है, JD कहा जाता है इसको शॉर्ट फॉर्म में, ह्यूमन रिसोर्स की टर्मिनोलॉजीज के अंदर। तो आपने उसको मज़ीद डिवाइड किया। दैट मीन्स के हर बंदे को एग्जैक्टली पता है कि मुझे किस ब्लॉक में किस टाइम पे जाना है, क्या इंफॉर्मेशन हासिल करनी है और किसको रिपोर्ट करना है। तो ये मज़ीद टुकड़े हो जाते हैं। आप ये सारे याद रखिएगा, ये सारी प्लानिंग है, ये सब प्लान के हिस्से हैं। ऑब्जेक्टिव हो, मिशन हो, विजन हो, बजट हो, ठीक हो गया, स्ट्रेटजीज हो, ये सारा प्लान है और कुछ भी नहीं है, पूरा प्लानिंग का एक पोर्शन है। अच्छा जी, फिर उसके अंदर दो चीज़ें, आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 यहाँ लिखा हुआ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल रिसोर्सेज और कंपेटिटिव एज। पहली बात तो ये कि एनवायरनमेंट डिस्कस कर लेते हैं। एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट इसको ये मैं आपको यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे बनाऊँ तो इस तरह मैं बनाता हूँ, लेकिन मुश्किल है। यहाँ पे एक इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। इसको एक्सटर्नल फैक्टर्स भी कहते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी कहा जाता है, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी कहा जाता है। अच्छा, होता बेसिकली ये है कि इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर आपके पास रिसोर्सेज होते हैं आपके, इसको आप अकाउंटिंग की ज़बान में एसेट्स भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब रिसोर्सेज आपका ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकते हैं, आपके फिजिकल एसेट्स भी हो सकते हैं, तो ये एसेट्स भी हो सकते हैं, ये ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकता है। अब इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है? देखिए, इंटरनल एनवायरनमेंट उन डिफरेंट फैक्टर्स को कहते हैं जिनकी मदद से आप बेसिकली बिजनेस कर रहे हो। नंबर 1, आपके जितने भी लोग हैं वो सारे आपके इंटरनल एनवायरनमेंट का हिस्सा है, जितने भी ह्यूमन रिसोर्स है आपका, ठीक है। आप जो कुछ भी प्लान बनाते हो वो आपके इंटरनल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आपके इंटरनल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। आपका रॉ मटेरियल, आपका प्रोडक्शन प्लांट, आपके एसेट्स, आपके प्रोडक्शन टारगेट्स, ठीक हो गया, आपके वेयर हाउसेस, आपके लोग, आपका फाइनेंस, आपके डेट और इक्विटी फाइनेंसिंग, कहाँ से पैसा आएगा, ये सब इंटरनल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। एन इंटरनल एनवायरनमेंट इज अप टू सम एक्सटेंट कंट्रोलेबल,
ठीक हो गया, अप टू मैक्सिमम एक्सटेंट कंट्रोलेबल, आप ये कह सकते हैं उसको। भाई अगर मेरे पास फिजिकल रिसोर्सेज मौजूद हैं, एसेट्स मौजूद हैं, तो मैं जब चाहूँ बढ़ा सकता हूँ, जब चाहूँ उनको बेच सकता हूँ, मैं फारिग कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, मेरी मर्जी है। मेरे पास जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, मैं चाहूँ तो मज़ीद हायर भी कर सकता हूँ, और मैं उनमें से किसी को अगर निकालना चाहूँ तो बिल्कुल मेरे पास ये राइट है कि मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, व्हाटसोएवर इट इज़, फायर कर सकता हूँ, सेपरेट कर सकता हूँ उनको। इसी तरह मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, अगर मैं चाहूँ तो इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंपोर्टेड रॉ मटेरियल इस्तेमाल करूँ, ठीक है, सुपीरियर क्वालिटी की पैकिंग करूँ, मैं चाहूँ तो एलीट क्लास को टारगेट करूँ, मैं चाहूँ तो लग्जूरियस प्रोडक्ट बनाऊँ, मैं चाहूँ तो बेसिक नेसेसिटीज़ की तरफ जाऊँ, मैं चाहूँ तो लेस प्रिविलेज एरिया को टारगेट करूँ, मैं चाहूँ तो अपनी एडवर्टाइजमेंट को चेंज कर दूँ, मैं चाहूँ तो अपने प्रोडक्ट थीम को चेंज कर दूँ, मैं कलर स्कीम को चेंज कर दूँ, ये सब मेरे इख्तियार में होंगे। मैं अपनी स्ट्रेटजीज़ को चेंज कर रहा हूँ, मैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को चेंज कर रहा हूँ, मैं अपने मिशंस को चेंज कर रहा हूँ। तो कहा जाता है इंटरनल एनवायरनमेंट और इंटरनल फैक्टर्स आर कंट्रोलेबल। मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख लो आपके साथ, इंटरनल फैक्टर्स आर कंट्रोलेबल। अच्छा भाई, कंट्रोलेबल है, ठीक है, मेरे हाथ में है, मेरी मर्जी है, मेरे इख्तियार में है भाई, मेरी सवाबदीद पर है। अब होता यह है कि दे आर कंट्रोलेबल, और इन्हीं की मदद से मैं अपने ऑब्जेक्टिव सेट करता हूँ, लेकिन सिर्फ इन्हीं की मदद से नहीं, ठीक है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर या इंटरनल फैक्टर्स के अंदर ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मैंने आपको कहा, मैं कोशिश कर देता हूँ, लिख दूँ यहाँ पे चैट पे। इस तरह मैंने आपसे कहा, आपके HR, आपका एसेट्स, ठीक है, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक हो गया, इसी तरह आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इसी तरह आपके पूरी प्लानिंग, आपकी पूरी कंट्रोलिंग, ठीक हो गया, आपके सारे एक्सपेंसेस, ठीक है, आपकी पूरी वर्कफोर्स वगैरह वगैरह, ठीक है, ये सब इंटरनल प्रोसेस का हिस्सा है, इंटरनल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। आपकी स्ट्रेटजीज, आपके प्लान, आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह वगैरह, पेमेंट मेथड, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, लीडिंग, ये सब इंटरनल एनवायरनमेंट का हिस्सा है, इंटरनल फैक्टर्स का हिस्सा है। ओके जी, इसी तरह एक और चीज़ है एक्सटर्नल। अभी मैं कंपेटिटिव एज की तरफ नहीं जा रहा, इसको ज़रा होल्ड कर लीजिए फॉर द टाइम बिंग, इसको होल्ड कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। मैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरफ चला जाता हूँ। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, अच्छा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यहाँ नहीं है। मैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए एग्जैक्टली कि ये है क्या। देखो, जिस तरह इंटरनल फैक्टर्स मैंने आपको कहा, ये रहा एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जिस तरह मैंने आपको इंटरनल फैक्टर्स के बारे में बताया कि भाई ये कुछ चीज़ें होती हैं कि ये इंटरनल फैक्टर्स में आती है, इसी तरह एक्सटर्नल फैक्टर्स आर अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, ठीक हो गया, बट दे हैव इम्पैक्ट, दे हैव अफेक्ट ऑन योर बिजनेस। हाउ? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च कर दूँ, लेकिन अगर मेरा कंपेटिटर उससे अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च कर दे तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट ऑफर कर रहा हूँ लेकिन मेरे कंज्यूमर को पसंद नहीं आ रहा, मेरे कस्टमर को नहीं पसंद आया। मैं अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट ऑफर कर रहा हूँ लेकिन वेदर चेंज हो गया, टेस्ट चेंज हो गया, फैशन चेंज हो गया, ठीक हो गया, कंट्री की इकोनॉमी की ओवरऑल सिचुएशन जो है वो डिक्लाइनिंग की तरफ जा रही है, ठीक है, इस तरह की कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, कोई पेंडेमिक आ गया, तो क्या होगा? सब ठप हो जाएगा, राइट? जो आपने सोचा था वो एग्जैक्टली एज इट इज फॉलो नहीं होता, राइट? बिल्कुल इसी तरह किसी ने कुछ कहा है चैट पे, डायरेक्ट मैसेज किया है, किसने किया है? सुभान। हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन है, टैक्सेस है, बजट है, कंट्री का बजट होता है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिस्टम है, ये सब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, कस्टमर है, सप्लायर है, ठीक हो गया, लॉज हैं, लॉज चेंज होगा, भाई आप एक्सपोर्ट करते थे एक पर्टिकुलर कमोडिटी और गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, या आप एक इंपोर्ट करते थे कोई पर्टिकुलर कमोडिटी और गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, जापानीज कार्स इंपोर्ट नहीं हो सकती हैं, इंडिया से ट्रेडिंग नहीं हो सकती है, ठीक हो गया। तो ये
रूल्स का, लॉस का चेंज हो जाना, अगेन ये भी आपके लिए नुकसानदेह है, आपके बिजनेस पे इसका इम्पैक्ट होता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। तो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स होते हैं जो दे आर नॉट कंट्रोलेबल, लेकिन उनका आपके बिजनेस पे एक अच्छा खासा इम्पैक्ट होता है। लाजमी बात है, अगर आप कस्टमर्स को निकाल दो तो बचेगा क्या आपके बिजनेस में? जो सप्लायर्स हैं आपकी जो रॉ मटेरियल आपको सप्लाई करते हैं या फिनिश गुड्स आपको जो सप्लाई करते हैं, अगर आप उनको ही कंसिडर ना करें तो फिर आपका प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, आपका प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचेगा कैसे? तो ये सारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। तो जिस तरह इंटरनल एनवायरनमेंट का के लिए कहा जाता है कि ये these factors are controllable factors, likewise external factors are not controllable, ठीक हो गया, बट यू कैन मैनेज इट, आप उसको थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो अपनी इंटरनल फैक्टर्स की बुनियाद पे एक्सटर्नल फैक्टर्स को टैकल कर सकते हो। टैक्स, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने टैक्स का रेट बढ़ा दिया, इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है। अब इनकम टैक्स अगर बढ़ा दिया तो बैकएंड के ऊपर अगर पैसा मौजूद नहीं है देने के लिए उस इनकम पे, आपने कुछ पैसा रिटेन नहीं करके रखा, सेव करके नहीं रखा, तो आप प्रॉब्लम में आएंगे। ठीक हो गया। इसी तरह गवर्नमेंट अगर फ्यूचर में कोई रिलैक्सेशन आपको दे रही है, ठीक है, कोई ऐसी स्कीम लॉन्च कर रही है जिसके तहत आपको फ़ायदा हो सकता है, तो आप अपने उस पैसे को जो पहले एक्सपेंस था अब आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो रेवेन्यू के अंदर, आप उसको मजीद इन्वेस्ट कर सकते हो डिफरेंट एसेट्स के अंदर। तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स की एक छोटी सी डिटेल थी। अगर समझ में आ गई ये बात तो बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। यहाँ तक बात समझ में आ गई तो बताइए बेटा, मैं आगे बढ़ूँ। फिर इस कम्पिटिटिव एज को बात करते हैं। जी, यहाँ तक बात क्लियर है? इंटरनल और एक्सटर्नल की बात समझ में आई बेटा? यस सर। बाकी जो सो रहे हैं वो सोते रहें, कोई मसला नहीं है, ठीक है, और जो जाग रहे हैं वो जवाब दे दें मुझे। जी सर, आई समझ। हाँ जी, कौन कौन सो रहा है अभी पता चल जाएगा 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, ठीक है। हाँ, जो सो रहा होता है फिर दूसरा उसको फ़ोन करके कहता है जल्दी उठ जा, यस लिख दे चैट पर, तो यस लिख के फिर सो जा। ठीक है, तो ऐसा भी होता है, हमने देखा है। ठीक है, मेजॉरिटी जाग रही है, इसका मतलब है बहुत अच्छी बात है। जैन जाग रहा है, जैन सो गया, जैन जाग रहा है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं कंपेटिटिव एडवांटेज की तरफ या कंपेटिटिव एज की तरफ। देखिए, इसका एक बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल है, मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ ये कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है। कंपेटिटिव एडवांटेज का मतलब आसान अल्फाज में ये है, जो चीज़ आप ऑफर कर रहे हो, जो प्रोडक्ट आप ऑफर कर रहे हो, जिस तरह का प्रोडक्ट आप ऑफर कर रहे हो, जिस क्वालिटी में, जिस क्वांटिटी में, जिन एट्रीब्यूट्स के साथ वो प्रोडक्ट आप ऑफर कर रहे हो, किसी दूसरे कंपेटिटर के पास वो पर्टिकुलर एज नहीं है। किसी दूसरे कंपेटिटर के पास उस तरह के प्रोडक्ट को ऑफर करने की सलाहियत नहीं है। किसी दूसरे कंपेटिटर के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, या किसी दूसरे कंपेटिटर के पास उस तरह का कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। इनिशियली जब सैमसंग मार्केट में आया था तो सैमसंग लीड कर रहा था अपनी उस क्वालिटी के बिहाफ पे कि जिसके तहत उसकी, अगर आप बिल्कुल शुरू से चले जाएं, टेलीविज़न पे चले जाएं, फिर आप LCDs पर आ जाएं, फिर आप मॉनिटर्स पर आ जाएं, फिर आप LEDs पर आ जाएं, और आप स्मार्ट TVs पर आ जाएं, तो जो बेसिक सैमसंग का कंपेटिटिव एडवांटेज था वो उसकी शार्पनेस, उसकी क्लैरिटी थी। सोनी की बात कर लें, सोनी भी किसी ज़माने में बहुत क्लियर कट पिक्चर्स होती थी उनकी, तो ये उनका कंपेटिटिव एडवांटेज था कि उनसे बेहतर स्क्रीन रेजोल्यूशन कोई और मार्केट में ऑफर नहीं कर रहा था। सैमसंग के मोबाइल जब शुरू में आए थे, उनकी स्क्रीन की क्वालिटी और दूसरे किसी भी फ़ोन की क्वालिटी को आप कंपेयर कर लेते बराबर में रख के, आपको अंदाज़ा हो जाता कि येस देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। अब डिफरेंट कंपनीज ने उससे बेहतर भी मॉडल्स लॉन्च करना शुरू कर दी, उससे बेहतर भी डिस्प्ले स्क्रीन लॉन्च करना शुरू कर दी, तो वो कंपेटिटिव एज सैमसंग का चला गया जो किसी ज़माने में था। अब आप किसी अच्छे चाइनीज़ ब्रांड को कंपेयर कर लें तो उसकी भी रेजोल्यूशन बेहतर होती है। बिल्कुल इसी तरह जापानीज़ कार्स जो होती हैं उनके पास कंपेटिटिव एडवांटेज ये है कि उनके जो इंजन कैपेसिटी होती है, उनकी जो
फ्यूल कंजम्पशन होती है वो बहुत कम होती है। आप किसी भी जापानीज कार को कंपेयर कर लीजिए पाकिस्तानी कार से, इंडियन कार से, अमेरिकन कार से, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उनका जो फ्यूल कंजम्पशन का जो पैटर्न है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जो 660 सीसी का जो कॉन्सेप्ट था ये यहीं से आया था। 660 सीसी मतलब 1 किलोमीटर में 1 लीटर में 15 किलोमीटर चल रहा है, 10 किलोमीटर गाड़ी चल रही है, 20 किलोमीटर गाड़ी चल रही है, कैसे चल रही है? दैट मीन्स कि देयर फ्यूल, उनका जो फ्यूल कंजम्पशन का जो पैटर्न था वो बहुत डिफरेंट था दूसरी कार्स से, ठीक है। एनर्जी एफिशिएंट कार्स जिसको आप कहते हैं। फिर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आई। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि भाई वो गाड़ी उस पर बैटरी पे भी चल रही है और पेट्रोल पे भी चल रही है, ठीक हो गया, किसी और के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। उसके अलावा जब ये ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी आई उससे पीछे इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी आई थी। इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी अभी भी आप काम करते हैं। अगर आप रिमोट टेलीविज़न का रिमोट देखें आप अपना, उसके आगे एक बल्ब लगा हुआ होता है जो कभी भी जलता नहीं है। वो इसलिए नहीं जलता है क्योंकि वो सिर्फ रेजर्स पास करता है। बहुत कम ऐसे रिमोट होते हैं वो बल्ब जलता है बाकायदा। एयर कंडीशनर का रिमोट उठा लीजिए या टेलीविज़न का रिमोट उठा के देख लीजिए, साउंड सिस्टम्स का रिमोट उठा के देख लीजिए, उनमें बल्ब लगा हुआ होता है छोटा सा। वो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी है। वो बेसिकली सिर्फ रेजर्स को पास करता है और उसके ज़रिए आप रिमोटली कंट्रोल कर लेते हैं। रिमोट कंट्रोल का मतलब ही शायद मैंने बताया था आपको। रिमोट का मतलब होता है दूर, और कंट्रोल करना किसी चीज़ को मैनेज करना। तो दूर से किसी चीज़ को कंट्रोल करने का नाम रिमोट कंट्रोल है। तो वो रिमोट कंट्रोल में इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी अभी भी लगी हुई है। किसी ज़माने में मोबाइल फ़ोन में भी लगी होती थी। जब आप डेटा ट्रांसफ़र करते थे तो ये इसी तरह रेड कलर का एक शीशा लगा हुआ होता था मोबाइल पे साइड पर। शीशा का मतलब ये नहीं कि आप उसमें बाल बनाना शुरू कर दें, वो एक बहुत छोटा सा माइनर सा एक ग्लास होता था। एक उंगली की एक कोर है ना, उसको भी आधा कर लें, हाँ तकरीबन उतना होता था। तो वो दो मोबाइल्स के वो दोनों शीशे आमने सामने रखने पड़ते थे और फिर वो डेटा ट्रांसफ़र हो जाता था। उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी ने। फिर वो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी उसमें भी आ गई, हैंड्स फ्री आप जो यूज़ करते हो, ठीक है, उसमें यूज़ हो गई। अब वो दूसरी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसको मैं टूटी हुई हैंड्स फ्री कहता हूँ, जिसमें तार नहीं लगा हुआ होता है, एयरपॉड्स कहते हैं उसको, और भी बहुत सारे नाम है उसके। तो अगर बात कर ली जाए टेक्नोलॉजी की, तो एप्पल कंपनी जो है, 1 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगी, ये खत्म हो जाए आप रीज्वाइन कर लीजिएगा, मैं अपना फ्लो नहीं तोड़ूंगा। एप्पल कंपनी की बात करें तो एप्पल कंपनी का कंपेटिटिव एडवांटेज ये है कि जिस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम वो दे रहा है अपने गैजेट्स के अंदर, और कोई दुनिया में उस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफर नहीं कर रहा, और कोई उस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं दे रहा। ये उसका बहुत बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज है, जिसकी वजह से वो मार्केट लीड कर रहा है, जिसकी वजह से वो हाईएस्ट प्राइसेस चार्ज कर रहा है और जिसकी वजह से वो कमा रहा है, बिजनेस कर रहा है, दुनिया में उसके प्रोडक्ट जा रहे हैं। तो ये उसका कंपेटिटिव एडवांटेज है कि जो उसके पास है वो किसी के पास नहीं है। मीटिंग खत्म हो जाए, रिज्वाइन कीजिए, फिर आगे बात करते हैं।